वेलकम बैक। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इन्फ्लेशन के हवाले से। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कर्टेल हो गई है, जो इस वक्त मौजूदा हम अफरात ज़र या इन्फ्लेशन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 6.5 साल की एक लोएस्ट लेवल के ऊपर है, इसका फ़ायदा कुछ हुआ? देखिए, जो गरीब तबका है उसको तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने जो ख़रीदनी ही बंद कर दी है, उसकी अगर कीमत में इजाफा होगा तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये उस लिहाज से है। लेकिन अगर ये अफरात ज़र की शरह जो कम है, ये 3 साल तक अगर बरकरार रहता है, 3 साल तक, हाँ, तब जाके फ़ायदा होगा, तब जाके इसका इम्पैक्ट होगा लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में। ठीक, यानी इस हुकूमत को इसी पॉलिसीज के साथ कंटिन्यूएशन, या कोई और भी हुकूमत हो, पॉलिसीज यही रहे और कंटिन्यूएशन हो 2-3 साल तक, तो फिर हम समझते हैं कि जनाब थोड़ी बहुत बेहतरी या कम से कम वो एक राइट डायरेक्शन जो है वो सामने आ जाएगी। व्हाट अबाउट पॉलिसी? डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट पॉलिसी रेट? क्योंकि ये नहीं कह, आप अगर यही पॉलिसी रही अफराद ज़र को कम रखने की, अगर अफराद ज़र की कमी क़ुव्वत ख़रीद को कत्ल करके हासिल करना है तो ये पॉलिसी बरकरार नहीं होनी चाहिए। अफराद ज़र की कमी होनी चाहिए। सप्लाई साइड से रिडक्शन में हुकूमत टैक्स कम करे, बिजली की कीमत कम करे, गैस की कीमत कम करे, ताकि जो कारखाने और जो खेत चीज़ें बनाते हैं वो कम कीमत पे बनाए और कम कीमत पे बेचे। ये तरीका है अफराद ज़र को कम करने का। तो सर इस साइड पे तो हम कोई ऐसी प्रोडक्टिव हम चीज नहीं देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड क्लास, वो इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है, पिस चुकी है। फिर आपके यहाँ जो प्रोडक्शन किसी भी के हवाले से कहें कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंतहाई महंगी है। ये तो बुनियादी असल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो इन एरियाज के अंदर आने थे, बाकी तो सब वैसे ही है जैसे चल रहा है। जी, बाकी जिसको हम अंग्रेजी में हॉट एयर कहते हैं, ये गर्म हवा चलाते हैं, बलून बड़ा हो जाता है, ये कहते हैं कि देखो जी बलून बड़ा हो गया, मईशत भी अच्छी हो गई। लेकिन जो बुनियादी तब रिफॉर्म्स हैं उस पर तो आए ही नहीं है। लोगों के पास इस वक्त 3 वक्त क्या 2 वक्त के खाने के भी नहीं है, 1 वक्त का भी नहीं है। हम एक ऐसी फैमिली से वास्ता पड़ा है, ये घर में काम करती है खातून, वो कहती है मैंने तो खाना खाना ही छोड़ दिया है, पापे खा लेती है बस और चाय पी लेती है। कहती है मेरे बच्चे क्या खाएंगे अगर मैं खाऊंगी तो। ये कल की बात है। ये इस हाल पे हमें हमारी आवाम को छोड़ा है हुकूमतों ने। ठीक, लेकिन जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट, शरह सूद, बुनियादी शरह सूद 22-23% से नीचे अगर 12% के ऊपर आ जाती है तो एक इंडिकेटर ये होता है कि आपकी रियल इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी, आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक जो है वो बढ़ेगा, एक्सपेंशन की तरफ आएंगी। फिर वही सनतें जो हैं, वही सेक्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जहां पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर मार्केट है। तो इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, इसमें भी ये कि अगर इन्वेस्टर को ये यकीन हो कि ये लो रेट जो है इस वक्त 12%, ये कम से कम 3-4-5 साल रहेगा, तब तो वो इन्वेस्ट करेंगे। वरना तो आज उन्होंने इन्वेस्ट किया, अगले साल रेट बढ़ गया तो उनकी तो सारी कैलकुलेशन ख़राब हो गई। दूसरी बात ये है कि बैंक्स तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देते ही नहीं है। और ये आप ही के अखबार में, बिजनेस रिकॉर्डर में खबर थी कि बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस में कोई अब ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्री को तो लोन दे नहीं रही है, वो तो सिर्फ हुकूमत को लोन दे रही है। तो इंटरेस्ट रेट कम करने से तो फायदा हुकूमत को होगा, लेकिन इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा जब लोन ही नहीं दे रहे हैं आप इंडस्ट्री को। नहीं, एक फायदा तो हुकूमत को ये होगा ना कि सबसे बड़ी बोरोवर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके कर्जों की अदायगी, उसके ऊपर सूद जो है वो कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या आप समझ रहे हैं कि अभी भी बैंकों के लिए गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना उतना लुक्रेटिव है, इतना बिजनेस है कि वो प्राइवेट सेक्टर को ना दें बल्कि गवर्नमेंट को ही खाली दें? अब तो पॉलिसी रेट काफी नीचे आ गया, अब तो खैर मेरे ख्याल से उनके लिए इतना चार्म नहीं है इसके अंदर। जी, कुछ एडजस्टमेंट होगी, लेकिन बात यह कि मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, 1993 से आज तक पॉलिसी रेट जो है वो मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं बनाई जाती है,
ये बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे बढ़ाने के लिए बढ़ाई जाती है, और अभी भी वो खेल चल रहा है। तो पॉलिसी रेट का कोई ताल्लुक नहीं है मईशत से। देखें, जिस वक्त जब इन्होंने पॉलिसी रेट 22% किया था, तो एक बहस हुई थी मेरी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से, एक सेमिनार में कराची में। मैंने कहा जी, ये इन्फ्लेशन जो है, ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, तो आप डिमांड साइड की दवाई क्यों दे रहे हैं? आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ सप्लाई साइड वेरिएबल। तो उन्होंने प्राइवेटली अग्री किया मुझसे बाद में। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उस वक्त जवाज कोई नहीं था। इतना अरसा इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखा, कोई जवाज नहीं था। इसमें जो इंटरनेशनल मनी मैनिपुलेटर्स हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं मनी मार्केट में, वो और मुल्कों से सस्ता कर्जा लेकर हमारे यहाँ कर्जा डिपॉजिट करके मुनाफा कमाते हैं, और फिर जब इंटरेस्ट रेट गिरने का वक्त आता है, ये लेके चले जाते हैं अपना सरमाया। इसका भी एविडेंस है। अभी ये तो हमने देखा है सर बाहर गया सर खान साहब के दौर में जो हॉट मनी पाकिस्तान में जिस तरह से आ रही थी, फिर उसके बाद वो जैसे वाइप ऑफ हुई, वो भी हमने देखा। अब ये बताइए, रेमिटेंसेस के हवाले से ऐसा क्या है कि जनाब 33% जो है रेमिटेंसेस प्लस है, बावजूद इसके कि एक बाकायदा कैंपेन भी इसके हवाले से चलाई गई कि रेमिटेंस ना भेजी जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, महदूद किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वो जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी है वो पहले से ज्यादा भेज रहे हैं। ये फिनोमिना क्या है? ये देखना पड़ेगा। ये जो दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो ये है कि किन मुल्कों से पैसे आ रहे हैं और किस मिकदार में आ रहे हैं। क्या ये छोटे जो हमारे अर्नर्स हैं वहां पर वो 1000-2000 रियाल भेज रहे हैं, या कहीं से एक साथ 1 लाख सर रियाल आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आप फेयर एंड लवली की बात कर रहे हैं कि राउटिंग होके यही डॉलर्स जो है घूम के आ रहे हैं, पाकिस्तान में करप्शन का पैसा बाहर से घूम के आ रहा है। जी, ये होता रहा है, पहले ये हुआ है, ये पहले भी हुआ है। तो हमें इस पे कोई जजमेंट देने से पहले हमें देखना इस रेमिटेंस के जो ब्रेकअप करना पड़ेगा बाय सोर्स एंड बाय अमाउंट, और फिर हम जजमेंट दे सकते हैं कि ये एक्चुअल रेमिटेंस है जो लोगों के पसीने की कमाई है, या ये सर्कुलर फ्लो है पैसों का जो लोग इससे भी मुनाफा कमाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। अब ज़ाहिर है कि एक्सचेंज रेट हमने देखा कि काफ़ी अरसे से एक ये जो बात हो रही थी डॉलर 300 प्लस चला जाएगा, 325 चला जाएगा, और वो उस वक्त जब डिफ़ॉल्ट की रही थी, लेकिन काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो 270 या 280 के ऊपर 3 जो है उसको रोका हुआ है। किस तरह से आपको लग रहा है एक्सचेंज रेट जो पॉलिसी है हमारी सेंट्रल बैंक, और ये आप समझ लें कि मॉनेटरी साइड पे ये जो पॉलिसी है कितना ये काम कर रही है सही? लेकिन अभी भी खबर थी कि स्टेट बैंक ने बहुत ज्यादा डॉलर खरीदा है मार्केट से। हाँ। तो ये आप अगर डॉलर को मैनेज करना चाहेंगे तो रखें। शौकत अजीज के ज़माने में 152 पे उन्होंने रोक के रखा था। हाँ। लेकिन ये मसनूई था, आज भी मसनूई है। अगर आप डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट मार्केट के तहत करना चाहें तो मेरा ख्याल में ओवरनाइट ये 350 रुपये का हो जाएगा। लेकिन जो अगर पॉलिसी है कि इसको नहीं होने देना, इससे 2 नुकसानात हैं। एक तो ये है कि इंपोर्ट्स इनकरेज होते हैं क्योंकि इंपोर्ट सस्ते रहते हैं, और एक्सपोर्ट डिस्करेज होते हैं क्योंकि जब आपका डॉलर 300 के बजाय 250 होगा तो उतने कम पैसे मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट डिस्करेज होता है। तो पॉलिसी रही है पिछले कई सालों से, शायद 30 साल से, कि डॉलर का रुपये रेट को कांस्टेंट रखना है। ये एक सियासी फैसला है जिससे मईशत को नुकसान होता है। ठीक सर, बिल्कुल लास्ट में कमेंट आपका चाहूंगा कि हुकूमत बावजूद तमाम तर कोशिशों के इस वक्त होलसेल और रिटेलर्स जो है इनको टैक्स नेट के अंदर नहीं लेकर आ पा रही। कितना है हुकूमत की इस वक्त इसके ऊपर कमिटमेंट तो है लेकिन कर नहीं पा रही। इस वक्त मईशत इतनी कमज़ोर है कि टैक्स देने की गुंजाइश नहीं है। जिस बिजनेस को, जिस सेक्टर को आप टैक्स करते हैं वो बैठ जाता है।
बंद हो जाता है। इस वक्त टैक्स पेडल से पैर हटाने की ज़रूरत है, और जो खसारा है वो सिर्फ अखराजात से कम करें। अखराजात कम करने के कोई आसार कहीं नज़र नहीं आते हमें। तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे। आदाद व शुमार ये अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें भी आता है बुरे हालात को भी अच्छे आदाद व शुमार में पेश करना, ये हम जानते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन इससे मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, अवाम की जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। और अलमिया ये रहा है कि हर दौर में इस तरह के चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई हैं, आदाद शुमार को ऐसा बना के पेश किया गया है कि वाकई ऐसा लगे कि इस वक्त या उस वक्त जो है वो दूध की नहरें जो है वो बह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैसर बंगाली। अब हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से मईशत को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।